हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडिटेरिया का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो इसमें हो जाएगा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा झील। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का पहली बार प्रयोग किए थे एजी टांसले ने। और केवल पारिस्थितिकी के कहे का प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकेल। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द के कहे का प्रयोग पहली बार किसने किया? एजी टांसले। और पारिस्थितिकी शब्द के कहेगा तो अर्नेस्ट हैकेल किए थे। अब सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कहेगा तो महासागर हो जाएगा। 2 नंबर है, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? तो ये होते हैं पादप। पादप में आ जाएंगे वृक्ष, फन और जो मॉस होते हैं ये पादप के उदाहरण होते हैं। अपघटक निर्भर रहते हैं मृत जानवरों पर। इन्हें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो मृत जानवर से मिलती है। आगे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है? तो ये त्वचा कैंसर का। सबसे बड़ा कहेगा शरीर का अंग कौन सा है? तो त्वचा हो जाएगा। पराबैंगनी किरण जो है सूर्य से निकलती है और पराबैंगनी किरण को ओजोन परत जो है ये सोख लेती है। गुर्दा का कार्यात्मक इकाई कहेगा तो नेफ्रॉन हो जाएगा और इसका वजन होता है 150 ग्राम। पराबैंगनी किरण के खोज किए थे जोहान रीटर। 4 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो इसमें जो CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। CO जो है हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है जो कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है उसे ये ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत होने लगता है। और CO2 को यानी कि ग्रीन हाउस को कम करने के लिए जापान में क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था 1997 में। ओजोन का सूत्र होता है O3। आगे देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो इसमें हो जाएगा सौर सेल। सौर सेल पर्यावरण ऊर्जा को ये स्वच्छ रखता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1986 में। आगे देख लेंगे 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें ए जो है जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, ये सत्य नहीं है। जैव ईंधन जो है उतना लागत प्रभावी नहीं होता है जिसमें बहुत कम मात्रा में लागत होता है। बाकी जो ऑप्शन देख लेते हैं, जैव जो ईंधन है मक्का से ही बनता है, ये सही है। जैव ईंधन परिस्थितिकी अनुकूल होता है, ये भी सही है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, ये भी सही है। 7 नंबर है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है। तो माउंट किलिमंजारो जो है तंजानिया में स्थित है। ये अफ्रीका के सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तंजानिया की राजधानी कहेगा तो डोडोमा हो जाएगा। जाम्बिया की राजधानी होता है लुसाका। मलावी की राजधानी हो जाएगा लिलिंगवे और केन्या की राजधानी हो जाएगा नैरोबी। अफ्रीका को काला महाद्वीप कहते हैं। आगे देखेंगे 8 नंबर हो जाएगा, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में सर्वाधिक लौटते हुए मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होता है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा कहेगा तो दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है भारत में। और भूटान के साथ लगने वाला सर्वाधिक कहेगा किस राज्य का क्षेत्र भूटान के साथ सबसे अधिक लगता है? तो असम का। 9 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं इथियोपिया, जिबूती और सोमालिया, ये तीनों आते हैं। और बोल रहा है कौन नहीं आता है? तो बरमूडा हो जाएगा। सोमालिया की राजधानी हो जाएगा मोगादिशु और बरमूडा का हो जाएगा हैमिल्टन। इथियोपिया की राजधानी हो जाएगा अदीस अबाबा। आगे देखेंगे 10 नंबर है, काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त है? काजू की खेती लैटेराइट मिट्टी में की जाती है और लैटेराइट मिट्टी में पोटास की मात्रा जो है अधिक होती है। कपास के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, यानी कि कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा मिट्टी हो जाएगा काली मिट्टी, जिसका अन्य नाम हो जाएगा रेगुर मिट्टी। भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी है। लाल मिट्टी में बाजरा होता है और इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है।
11 नंबर है राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 1983 में। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत हुई थी 1960 में और ये पहली बार हुआ था कानपुर से लखनऊ के बीच। जीआईसी कहेगा जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था 1972 में। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुआ था 1986 में और स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक कहेगा तो शोभा डे हो जाएंगी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1952 में की गई थी। और वही निर्वाचन आयोग के गठन कहेगा तो 25 जनवरी 1950 में हुआ था। भारत में एलआईसी की शुरुआत सितंबर 1956 में हुआ था। 13 नंबर हो गया, दिए गए विकल्पों में से किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? जो तृतीय क्षेत्र है इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। और भारत में सर्वाधिक कहेगा आय तो तृतीय क्षेत्र से ही आता है। तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा परिवहन, और प्राथमिक क्षेत्र में कहेगा तो कृषि आता है और द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आता है। आगे देखेंगे 14 नंबर हो जाएगा, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है? वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को स्थिर दाम पर मापते हैं। और जो वास्तविक सकल जो घरेलू उत्पाद है ये एक वर्ष के देश का आर्थिक उत्पादन का मुद्रास्फीति का ये योग है। 15 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था, यानी कि इविल ऑफ ऑल इविल? तो ये कहे थे दादा भाई नौरोजी ने। सर्वप्रथम भारत में धन निष्कासन का सिद्धांत दिए थे दादा भाई नौरोजी 1867-68 में। उस समय इन्होंने राष्ट्रीय यानी कि प्रति व्यक्ति आय कितने बताए थे? तो 20 रुपये बताए थे। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कहेगा तो रमेश चंद्र दत्त हो जाएंगे। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक रमेश चंद्र दत्त हो जाएंगे। अशोक मेहता समिति का संबंध पंचायती राज से है और इसका गठन हुआ था 1977 में। अशोक मेहता समिति पंचायत का द्वितीय स्तरीय का सिफारिश की थी। आगे कहेंगे 16 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय क्या है? तो एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस इमारत जो है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय का आकलन करता है सीएसओ और इसका गठन हुआ था 1951 में। 17 नंबर हो जाएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किसमें सुनिश्चित किया गया है? समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में और ये आयरलैंड से लिया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख अनुच्छेद 44 में है। मौलिक अधिकार कहेगा तो अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से। 18 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो ये हो जाएगा महान्यायवादी। महान्यायवादी का नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत किया जाता है और महाधिवक्ता पद का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 165 में। आगे देखेंगे 19 नंबर हो जाएगा, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? तो ये था संविधान संशोधन 84वां और ये हुआ था 2002 में। 91वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2003 में हुआ था और इसके तहत जो मंत्रिमंडल में मंत्री होंगे ये विधानसभा के मुख्यमंत्री सहित 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। 91वां संविधान संशोधन में ये कहा गया है जो किसी भी राज्य के मंत्रिमंडल होगा उसमें विधानसभा का जितने सदस्य होते हैं मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल में जो होंगे 15% से अधिक नहीं होंगे किसके? तो विधानसभा का। और 86वां जो संविधान संशोधन है ये 2002 में हुआ था और इसमें मौलिक कर्तव्य जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसको जोड़ा गया था जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के लड़कों को निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य है। आगे देखेंगे 20 नंबर हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है?
कह रहा है कि किस अनुच्छेद में संघ के जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है, उसका उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 53 हो जाएगा। और राष्ट्रपति का कार्यकाल का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 56 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन कहेगा तो अनुच्छेद 54 में है। अब भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, अनुच्छेद 52 में है। आगे देख लेंगे, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक आवश्यक है, तो कम से कम 2 बार। संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाते हैं और इसका कहेगा अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं। बुलाते हैं राष्ट्रपति और इसका अध्यक्ष बनते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। आगे देखेंगे 22 नंबर हो जाएगा, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, तो संसद में साधारण बहुमत द्वारा। यानी कि भारत में नया राज्य सृजन करना हो तो संसद के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। किसी भी राज्य या भूभाग से अलग नए राज्य बनाना या निर्माण करना, यह अनुच्छेद 3 में है। आगे देखेंगे, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है, तो भारत में कहेगा पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। और बलवंत राय मेहता समिति गठन हुआ था 1957 में और इन्होंने पंचायती राज का त्रिस्तरीय सुझाव दिए थे। और जीबी के राव जो समिति है इसका गठन हुआ था 1985 में और ये पंचायती राज से संबंधित है। और एलएम सिंधिया समिति का संबंध भी पंचायती राज से है और इसका गठन हुआ था 1986 में। भारत में पंचायती राज पहली बार 2 अक्टूबर 1959 में लागू हुआ था और कहेगा किस राज्य में, तो नागौर राजस्थान। आगे देखेंगे 24 नंबर है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, तो ये हो जाएगा 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम द्वारा। 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम द्वारा अध्यादेश जारी करने का आदेश दिया गया था और 1919 का भारत शासन अधिनियम द्वारा यूपीएससी का गठन किया गया या पहली बार भारत में महिला को वोट देने का अधिकार दिया गया 1926 में। आगे देखेंगे 25 नंबर है, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है, कहेगा किस देश की देन है, पहली बार फ्रांस यानी कि लिखित संविधान की देन है, लेकिन कहेगा लागू किस देश में हुआ, तो लिखित संविधान लागू हुआ था अमेरिका में। और कब लागू हुआ, 1789 में। और अलिखित संविधान कहेगा तो ब्रिटेन का है। गणतंत्र जो शब्द है ये फ्रांस देश के संविधान से लिया गया है। आपात उपबंध कहेगा तो जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है। वित्तीय आपातकाल कहेगा तो अमेरिका से लिया गया है। 26 नंबर हो जाएगा, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण करना किसने करवाया था, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाए थे राजा नरसिंह देव प्रथम और ये 14वीं शताब्दी में हुआ था। कनिष्क शक संवत की शुरुआत किए थे और कृष्णदेव राय ये बाबर के समकालीन थे। और बृहदेश्वर का मंदिर कहेगा तो राजराज प्रथम बनवाए थे। आगे देख लेंगे 27 नंबर हो जाएगा, सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था, तो सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का था। यानी कि तुगलक वंश था ये सबसे अधिक शासन किया था। और कहेगा शासक कौन अधिक शासन किए थे, तो बहलोल लोदी जो कि लोदी वंश के संस्थापक थे। सिजदा एवं पैबोस की स्थापना किए थे बलबन। सिजदा का अर्थ होता था सर झुकाना और पैबोस का अर्थ होता था पैर छूना। बाजार नियंत्रण की शुरुआत किए थे अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने सेना को नगद वेतन देना शुरुआत किए। दीवान खैरात विभाग की स्थापना किए थे फिरोज शाह तुगलक। 28 नंबर हो जाएगा, सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था, जो सल्तनत काल में गैर मुसलमान से जो धार्मिक कर लेते थे कर उसे जजिया कहलाता था। और मुसलमान से धार्मिक कर लिए जाते थे उसे जकात कहा जाता था। और गैर मुसलमान से लिया गया भूमि कर कहेगा तो खराज और मुसलमान से लिया गया भूमि कर उसरे हो जाएगा। अब से देख लेते हैं, जो गैर मुसलमान से धार्मिक कर लिया जाता था उसे जाजिया कहते थे और मुसलमान से लिया गया धार्मिक कर जकात कहते थे। और गैर मुसलमान से लिए गया भूमि कर को खराज कहते थे
और मुसलमान से लिए गए भूमि कर को उसरे कहते थे। आगे देखेंगे 29 नंबर हो जाएगा, शाहजहां के शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए। जो शाहजहां के शासनकाल में बोल रहा है कि कौन कौन से यात्री भारत आए थे, तो उपयुक्त यात्रियों में कौन से शाहजहां के शासनकाल में नहीं आया था, कौन नहीं आया था ये बताना है। तो जब बारबोसा है ये शाहजहां के शासनकाल में भारत नहीं आया था, ये आया था कृष्णदेवराय के शासनकाल में। बारबोसा और डेमिंग पायस कृष्णदेवराय के शासनकाल में भारत आए थे। बाकी बर्नियर, मनुची और ट्रेवेनियर कहेगा तो शाहजहां के शासनकाल में भारत आए थे। आगे देखेंगे निम्नलिखित किस शासक का उल्लेख राजबेटकर यानी कि हाथियों का शिकारी के रूप में किया गया है, तो ये हो जाएंगे देवराय द्वितीय और इनके शासनकाल में अबुल रजाक भारत आए थे। और देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली निवासी निकोलो कांटी भारत आया था। कृष्णदेवराय के शासनकाल में बारबोसा या डेमिंग पायस भारत आए थे। विरूपाक्ष का मंदिर कहेगा तो हम्पी कर्नाटक में है। 31 नंबर हो जाएगा, गिरनार अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है। गिरनार अभिलेख का संबंध हो जाएगा रुद्रदामन से और इलाहाबाद अभिलेख का संबंध हो जाएगा समुद्रगुप्त से। भीतरी जूनागढ़ अभिलेख का संबंध है स्कंदगुप्त से और ऐहोल प्रस्ती अभिलेख का संबंध हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय से। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन है 32 नंबर, शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है, तो ये हो जाएगा पशुपत। शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय पशुपत था और इसका संस्थापक कहेगा तो लकुलिश हो जाएंगे। 33 नंबर है, कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में फाल्गु नदी के किनारे, जिसे निरंजना नदी भी कहा जाता है। इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए थे और इनका गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह घोड़ा था और 6 वर्ष बाद यानी कि 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वही महावीर कहेगा तो इनको 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी रिजुपालिक नदी के तट पर। आगे देख लेंगे 34 नंबर है, भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, यह कथन किसका है, तो यह कथन था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का। भारत में क्रिप्स मिशन आया था 1942 में और इसका कहेगा अध्यक्ष कौन थे, तो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और इनके साथ अन्य 2 कहेगा सदस्य कौन था, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर थे। 35 नंबर हो जाएगा, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कहेगा तो असहयोग आंदोलन था जो कि 1920 में हुआ था और नील विद्रोह हुआ था, यह आंदोलन 1917 में हुआ था। नमक आंदोलन हुआ था 12 मार्च 1930 को और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942 को। आगे देखेंगे 36 नंबर हो जाएगा, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ। भारत में जो मिट्टी बचाओ आंदोलन था वो महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ है। मध्य प्रदेश की योजना है मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना कहेगा तो मध्य प्रदेश सरकार की है। गृह ज्योति योजना कहेगा तो कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है और केरल सरकार का योजना है एक पंचायत एक खेल मैदान योजना। 37 नंबर हो जाएगा, 37 नंबर क्वेश्चन है, गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कौन था जो कि गांव में हुआ था, ये फैजपुर अधिवेशन है जो कि 1937 में हुआ था और ये महाराष्ट्र के गांव फैजपुर में हुआ था जिसका अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। 1936 के जो कांग्रेस अधिवेशन था ये लखनऊ में हुआ था और इसका अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन त्रिपुरी हुआ था मध्य प्रदेश में और इसका अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। 1938 में हरिपुरा में हुआ था गुजरात और इसका अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। आगे देख लेंगे, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दिया था, यानी सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिए थे और महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिए थे। स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि दिए थे महाराजा खेतड़ी
और वही देश नायक कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को, और जन नायक कहेगा तो कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू के उपनाम से जानते हैं। शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? शक्कर के मिश्रण के द्वारा जो इथाइल अल्कोहल है ये हमेशा बनता है। इथाइल अल्कोहल का प्रयोग हम लोग शराब में करते हैं। एथिलीन का कहेगा IUPAC नाम क्या है? तो एथीन है। और वही वुड अल्कोहल कहेगा किसे कहते हैं? तो मेथिल अल्कोहल को वुड अल्कोहल कहते हैं। एसेटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। आगे देखेंगे, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानी का उपयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में। कोबाल्ट 60 पाया जाता है विटामिन B12 में, और इसका कहेगा विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो साइनोकोबालामिन हो जाएगा। और लोहा 59 जो समस्थानिक है इसका प्रयोग किया जाता है अरक्ता रोग को पता लगाने में। सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है रक्त का थक्का पता लगाने में। आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है टीमर को पता लगाने में। 41 नंबर है, निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? एंथ्रासाइट जो कोयला है इसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है और ये सबसे शुद्ध कोयला है। लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहते हैं, और जो शुरुआत का कोयला होता है उसे पीट कोयला कहते हैं। आगे देखेंगे 42 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है? तो ग्रेट ब्रिटेन नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है। नाफ्टा क्या है? तो नाफ्टा व्यापार का एक समझौता है जो कि कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच हुआ है। 43 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन रक्त कोष यानी कि ब्लड बैंक में मिला कर रखा जाता है? तो ब्लड बैंक में मिला कर रखा जाता है सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रो। रक्त का निर्माण कहेगा तो अस्थिमाजा में होता है, और मानव शरीर के ब्लड बैंक कहेगा किसे कहते हैं? तो पलिया या तीली को कहते हैं। आगे देख लेंगे 44 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन हरितगृह गैस नहीं है? तो इसमें जो ऑक्सीजन है यह हरितगृह गैस नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सभी जो है हरितगृह गैस है। ऑक्सीजन के खोज किए थे सीले और प्रिस्टले ने। क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है ये ओजोन परत की हानि पहुंचाता है। 45 नंबर हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? दूरदृष्टि दोष में जो है प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, और वही निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। और कहेगा आँख के किस भाग को दान किया जाता है? तो आँख के जो कॉर्निया है इसे दान किया जाता है। आगे देखेंगे 46 नंबर हो जाएगा, भू स्थिर उपग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा, कह रहा है कि भू स्थिर उपग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह एक स्थित ऊंचाई पर घूमता है। ये सही है, यह एक स्थित ऊंचाई पर घूमता है जिसकी ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। 47 नंबर देखेंगे, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसके गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। वेग परिवर्तन के दर को संवेग कहते हैं, और त्वरण का SI मात्रा कहेगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आगे देख लेंगे 48 नंबर है, किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है आभासी और सीधा होता है। आगे देखेंगे 49 नंबर हो जाएगा, जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसमें 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा पर और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। जल विद्युत का उत्पादन जो है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पर कार्य करता है और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। 50 नंबर हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी, और स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है जल विद्युत। और ये
वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि वन लाइनर के रूप में है। भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा किया था। और वास्को डी गामा भारत आया था 17 मई 1498 ईस्वी में और ये कालीकट आया था। आगे देखते हैं, आगे हो जाएगा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बना। भारत में पुर्तगाली का प्रथम वायसराय कौन बना? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। और भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी कहेगा लागू किया था तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा ही लागू किया था। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किससे गोवा जीता था? तो ये जीता था यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में और ये वायसराय बनकर ही आया था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ खोली थी? तो ये कोचीन में खोली थी। डचों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहेगा कहाँ खोली थी? तो मछलीपट्टनम में। पुर्तगाली खोले थे कोचीन में और डच खोले थे मछलीपट्टनम में। आगे देख लेते हैं, आगे हो जाएगा जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारी कोठी खोलने की इजाज़त दी गई थी तो ये सूरत में दी गई थी। डचों एवं अंग्रेजों के मध्य बेदरा का युद्ध कब हुआ? 1759 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के मध्य वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में हुआ था। मुगल दरबार में आने वाला पहले अंग्रेज थे तो मुगल दरबार में पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस आए थे 1609 ईस्वी में। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया तो 1632 ईस्वी में। और वही कहेगा कि सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था? तो 1615 ईस्वी में आया था। और कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 1609 ईस्वी में आए थे। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दिया था तो 1661 ईस्वी में। कब दिए थे? 1661 ईस्वी में। 16 को प्लाट देना है, 1661। चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया को कंपनी को दे दिया, 1668 ईस्वी में दे दिया थे। आगे देख लेते हैं विदेशी कंपनी और कब स्थापना हुआ? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1498 ईस्वी में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1616 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के कहे का स्थापना तो 1664 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं, युद्ध है और वर्ष है और संधि हुआ था, मतलब उसकी संधि के तहत समाप्त हुआ है। प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ ये 1746 और 48 तक हुआ था और इसे ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए एला सापल की संधि हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ 1749 से 54 तक और पांडिचेरी के संधि के तहत इसे समाप्त किया गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ 1756 से 63 के बीच और इसे पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ। याद करने के लिए यहाँ 1746 से स्टार्ट हुआ, 48 तक चला और अगला जो युद्ध हुआ उसके बीच में 1 वर्ष का अंतराल है, यानी कि ये 48 में समाप्त हुआ और अगला 49 में शुरू हुआ। इसके बाद कहेगा ये 54 में समाप्त हुआ और 2 साल के अंतराल पर ये तीसरा युद्ध शुरू हुआ। तो याद करने के लिए ऐसे ही आप याद कर सकते हैं और इसका ट्रिक हो जाएगा एपापे, यानी कि एला सापल की संधि, पांडिचेरी की संधि और पेरिस की संधि। पहला वर्ड ले लीजिए एपापे। आगे देखते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कहेगा कब से कब हुआ? तो 1767 से 69 के बीच और इसे मद्रास की संधि के तहत समाप्त किया गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कहेगा तो 1780 से 84 के बीच हुआ था और मैंगलोर के संधि के तहत इसे समाप्त किया और कहेगा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में? तो वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 के बीच और इस श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था और कार्यकाल कहेगा तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में और उस समय कार्यकाल था लॉर्ड बेलेजली में और 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।